आज हम भारत की आज़ादी की कहानी में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ YouTube वीडियोस के अंश हैं जो उस पूरे सफ़र को दिखाते हैं। मतलब कैसे विदेशी व्यापारी यहाँ आए, फिर वो शासक बन बैठे और फिर कैसे 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन वो विभाजन का दर्द भी साथ था। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ तारीखों और घटनाओं की नहीं है। हाँ, हमें ये समझना है कि वो कौन से अहम मोड़ थे, वो कौन से फैसले थे जिन्होंने भारत की किस्मत तय की, और कैसे अलग-अलग सोच और तरीके टकराए, और फिर आखिरकार नतीजा क्या निकला। सही कहा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, उसकी दौलत की बातें यूरोप तक पहुंची। पहले पुर्तगाली आए, है ना? वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। हाँ, वास्को डी गामा, फिर डच आए, अंग्रेज, फ्रांसीसी, मतलब सब व्यापार करने ही आए थे शुरू में। लेकिन अंग्रेज वो बाकियों से आगे निकल गए। हाँ, वो कैसे? उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या खास बात थी? देखिए, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी। उन्होंने बड़ी चालाकी से धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में दखल देना शुरू किया। जो यहाँ के राजा नवाब थे, उनकी आपसी फूट का उसका पूरा फायदा उठाया। अच्छा। और सबसे बड़ा मोड़ वो आया 1757 में, प्लासी की लड़ाई। कहने को तो लड़ाई थी, पर असल में वो एक सौदा था। सौदा? सौदा मतलब उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, उनके सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया, और मीर जाफर ने धोखा दिया। सिराजुद्दौला हार गए और एक तरह से बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ओ, तो लड़ाई से ज्यादा ये तो धोखा था। बिल्कुल। और इसके बाद उन्होंने फिर कठपुतली नवाब बिठाए, मीर जाफर, फिर मीर कासिम। लेकिन असली ताकत अंग्रेजों के हाथ में आ गई, और फिर 1765 में उन्होंने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली। दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। हाँ, टैक्स। अब सोचिए, एक व्यापार करने आई कंपनी वो टैक्स वसूल रही है। यहीं से मतलब भारत को लूटने का असली खेल शुरू हुआ। बंगाल जो सबसे अमीर सूबों में गिना जाता था, वो कंगाल हो गया। इतनी लूट और कब्जा, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी, किसी ने विरोध नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। आवाजें उठी। दक्षिण में देखिए, हैदर अली और खासकर उनके बेटे टीपू सुल्तान, उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी अंग्रेजों को। हाँ, टीपू सुल्तान का तो वो कहना भी मशहूर है कि 100 साल भेड़ की तरह जीने से अच्छा है 2 दिन शेर की तरह जीना। बिल्कुल। लेकिन वही बात, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति और कुछ अपनों की गद्दारी, आखिरकार वो भी हार गए। और फिर आया लॉर्ड डलहौजी और उसकी वो हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, हड़प नीति। इसका मतलब यही था ना कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज अंग्रेजों का हो जाएगा। बिल्कुल। कोई दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ बेटा, उसे वो मानते नहीं थे। सतारा, नागपुर, झांसी, एक के बाद एक कई राज्य इसी नीति से हड़प लिए गए किया गया। उनके नाम का सिक्का बंद कर दिया। किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा था। कारीगरों के काम धंधे अंग्रेजों ने चौपट कर दिए थे। मतलब चारों तरफ गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और फिर यही गुस्सा 1857 में फूटा, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। जी। लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ वो चर्बी वाले कारतूस ही थे या और भी कुछ था? देखिए, वो कारतूस वाली बात वो तो बस एक चिंगारी थी। आग तो जैसा मैंने कहा सालों से सुलग रही थी। जमीनें छिन रही थीं, लोगों के धर्म में दखल दिया जा रहा था, सिपाहियों के साथ भेदभाव, वो सब जमा हो रहा था। अच्छा। फिर जब वो एनफील्ड राइफल के नए कारतूस आए, जिन्हें कहते हैं कि मुंह से काटना पड़ता था, और ये अफवाह फैली कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो बस हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की भावनाएं भड़क उठी। हाँ, मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया। बिल्कुल। और फिर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया और दिल्ली की तरफ चल पड़े। और देखते ही देखते ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, बिहार के कुंवर सिंह, कई बड़े नाम इसमें शामिल हुए। बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित किया गया। हाँ, लेकिन ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। आखिरकार अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। क्यों? क्या कमी रह गई थी? कई वजह थी। सबसे बड़ी बात, कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। सब नेता अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे, उनमें तालमेल की कमी थी। दूसरा, अंग्रेजों के पास हथियार और संगठन दोनों बेहतर थे। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि कई भारतीय राजा, रजवाड़े, जमींदार और पढ़े लिखे वर्ग का एक हिस्सा, वो या तो अंग्रेजों के साथ थे या फिर वो इस लड़ाई से अलग रहे। ये क्रांति पूरे भारत में एक साथ नहीं फैली, खासकर दक्षिण भारत इससे काफी हद तक अछूता रहा।
लेकिन इसका असर तो जरूर हुआ होगा अंग्रेजों पर। बहुत गहरा असर हुआ। अंग्रेज हिल गए थे। उन्हें समझ आ गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का नहीं है भारत पर राज करना। इसीलिए 1858 में उन्होंने कंपनी का शासन खत्म करके भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया। अच्छा, मतलब अब सीधा लंदन से राज चलने लगा। हाँ, और उन्होंने कुछ सुधारों का ऐलान भी किया, जैसे वो हड़प नीति खत्म कर दी, राजाओं को गोद लेने का अधिकार वापस दे दिया और ये वादा किया कि वो भारतीयों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। पर असल मकसद तो अपने राज को और मजबूत करना ही था। और इसी माहौल में फिर भारतीय राष्ट्रवाद थोड़ा संगठित होने लगा। जी बिल्कुल, लोगों में ये भावना बढ़ने लगी कि हम सब भारतीय हैं और ये अंग्रेज बाहर के हैं, ये हम पर जुल्म कर रहे हैं। और इसी सोच ने आगे चलकर कांग्रेस को जन्म दिया। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी। कहते हैं एक अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम ने इसे बनवाने में मदद की थी। हाँ, ह्यूम का रोल था। कुछ नेता जैसे लाला लाजपत राय, वो इसे सेफ्टी वॉल्व कहते थे। सेफ्टी वॉल्व मतलब ये कि अंग्रेजों ने इसे इसलिए बनवाया ताकि भारतीयों का जो बढ़ता हुआ गुस्सा है वो क्रांति का रूप ना ले ले, बल्कि कांग्रेस के मंच से अर्जियों और भाषणों के जरिए बाहर निकलता रहे। एक तरह का प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व। अच्छा, ये भी एक थियरी है। हाँ, खैर सच जो भी हो, कांग्रेस एक ऐसा मंच बन गया यहाँ पढ़े लिखे भारतीय अपनी बात रख सकते थे। शुरू में कांग्रेस के नेता बहुत नरम थे, उन्हें नरम नल कहा जाता था। वो बस अंग्रेजी राज में कुछ सुधार चाहते थे, जैसे नौकरियों में ज्यादा हिस्सेदारी, काउंसिल में ज्यादा सदस्य, प्रार्थना, याचिका, विरोध, यही उनके तरीके थे। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता इसी में थे। जी, वो मानते थे कि अंग्रेजी राज उतना बुरा नहीं है, बस इसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन जल्द ही कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरा गुट उभरा जो ज्यादा गर्म था। हाँ, गरम दल। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बिल्कुल, इनका मानना था कि ये गिड़गिड़ाने से, अर्जियां देने से कुछ नहीं मिलने वाला। तिलक ने तो नारा ही दे दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज यानी अपना राज। हाँ, और इसी बीच 1905 में वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ओह हाँ, बंगाल विभाजन। कारण तो उन्होंने कुछ और बताया था, प्रशासनिक सुविधा जैसा कुछ। हाँ, बहाना तो यही था कि बंगाल बहुत बड़ा सूबा है, संभालना मुश्किल है। लेकिन असल मकसद था हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालना, क्योंकि बंगाल उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ बन रहा था। वो उस एकता को तोड़ना चाहते थे। और इसका जबरदस्त विरोध हुआ फिर? जबरदस्त, पूरा देश उठ खड़ा हो गया। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने विदेशी सामान, खासकर मैनचेस्टर के बने कपड़ों का बहिष्कार किया, उनकी होली जलाई, अपने देश की बनी चीजें अपनाने पर जोर दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे? उन्होंने तो फूट डालने की अपनी नीति जारी रखी होगी। और तेज कर दी। इसी माहौल का फायदा उठाकर उन्होंने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान जैसे नेता इसमें आगे थे। मुस्लिम लीग? हाँ, और फिर 1909 में आए मॉर्ले मिंटो सुधार। इसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था कर दी। इसका क्या मतलब था, अलग निर्वाचन मंडल? इसका मतलब था कि कुछ चुनाव क्षेत्रों में सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे और उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम वोटर ही दे सकते थे। ये अंग्रेजों का बहुत सोचा समझा, बहुत ही खतरनाक कदम था। इसने भारत के समाज को धर्म के आधार पर बांटने की नींव डाल दी, जिसके नतीजे बहुत बुरे हुए। हाँ, ये तो साफ बांटो और राज करो था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन का दबाव तो बना रहा होगा। बना रहा। इतना दबाव पड़ा कि आखिरकार 1911 में अंग्रेजों को बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा और उसी साल भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले आई गई। अच्छा, और इसी दौरान गांधी जी भी भारत आ गए थे। 1915 में। जी, 9 जनवरी 1915 को वो दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 साल रहकर आए थे। वहां उन्होंने रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह का एक सफल प्रयोग किया था। एक नई तरह की लड़ाई लड़ी थी। तो क्या भारत आते ही वो सीधे राजनीति में कूद पड़े? नहीं, एकदम नहीं। उनके जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सलाह दी कि पहले तुम 1-2 साल पूरे भारत का भ्रमण करो, देश को समझो, लोगों को जानो। अच्छा, उन्होंने पहले देश को समझा। हाँ, उन्होंने आम आदमी की तरह ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में सफर किया, गांव-गांव घूमे। फिर 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में अपना पहला सत्याग्रह किया। वहां नील की खेती करने वाले किसानों पर जुल्म हो रहा था, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहते थे। गांधी जी ने उनके लिए लड़ाई लड़ी और सफल रहे। ये उनका भारत में पहला बड़ा आंदोलन था। हाँ, पहला सफल सत्याग्रह है।
इसके बाद 1918 में उन्होंने गुजरात में 2 और आंदोलन किए, खेड़ा में किसानों के लगान माफी के लिए और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। इन शुरुआती सफलताओं ने गांधी जी को और उनके सत्याग्रह के तरीके को पूरे देश में मशहूर कर दिया। लेकिन फिर माहौल फिर से बिगड़ा। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। हाँ, वो एक काला कानून था। अंग्रेजों ने यह कानून बनाया कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकते थे। न कोई अपील, न दलील, न वकील। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादती थी। बिल्कुल। इसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था। हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए। पंजाब में विरोध कुछ ज्यादा ही तेज था, तो वहां अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगा दिया। और फिर हुई वो भयानक घटना, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। हाँ, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने, कुछ बैसाखी मनाने। वो एक शांतिपूर्ण सभा थी। तभी जनरल डायर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा। उसने बाग से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और बिना किसी चेतावनी के निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। हे भगवान! गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गई। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या कम बताई गई, लेकिन असल में हजारों लोग मारे गए थे। मर्द, औरतें, बच्चे। कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की कईयों ने। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोगों का अंग्रेजी न्याय और उनकी इंसानियत से भरोसा पूरी तरह उठ गया। इसी के बाद फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया होगा। जी, 1920 में गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों के साथ कोई सहयोग नहीं करना है। सरकारी नौकरियां छोड़ो, वकालत छोड़ो, बच्चे स्कूल कॉलेज ना जाएं, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ और चरखा चलाकर स्वदेशी अपनाओ। और इसमें खिलाफत आंदोलन भी जुड़ गया था। हाँ, पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा का अपमान किया था, जिससे भारत के मुसलमान नाराज थे। गांधी जी ने उनके आंदोलन का समर्थन किया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत बल मिला। ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर फैला। शायद पहली बार इतने सारे आम लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। ये तो बहुत सफल रहा होगा फिर। बहुत सफल रहा। लेकिन फरवरी 1922 में घटना हो गई। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा। वहां असहयोग आंदोलन के जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी। जवाब में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। ओह, हिंसा हो गई। हाँ, और गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। इस हिंसा से वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन वापस ले लिया इतनी सफलता के बाद? हाँ, उनके इस फैसले से कई बड़े नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि जब आंदोलन अपने चरम पर था, तब उसे वापस लेना ठीक नहीं था। गांधी जी की लोकप्रियता भी कुछ कम हुई। अंग्रेजों ने मौका देखा और उन्हें गिरफ्तार करके 6 साल की सजा सुना दी। आंदोलन रुकने से तो उन लोगों को निराशा हुई होगी जो क्रांतिकारी रास्ते पर यकीन करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग। बिल्कुल। असहयोग आंदोलन की वापसी ने कई जोशीले नौजवानों को ये सोचने पर मजबूर किया कि सिर्फ अहिंसा के रास्ते से आज़ादी नहीं मिलने वाली। उन्हें लगा कि अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। इसी सोच के साथ राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) बनाई। और इन्होंने फिर काकोरी कांड किया 9 अगस्त 1925। जी, लखनऊ के पास काकोरी में उन्होंने एक ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। मकसद था हथियार खरीदना और अंग्रेजों को चुनौती देना। हालांकि बाद में ज्यादातर क्रांतिकारी पकड़े गए। बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकले। और भगत सिंह भी HRA से जुड़े थे ना? हाँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग बाद में HRA से जुड़े और इसे नया नाम दिया HSRA, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। समाजवाद भी इनके विचारों में आ गया था ना? इसी दौर में साइमन कमीशन भी आया था ना? हाँ, जिसका बहुत विरोध हुआ, साइमन गो बैक। हाँ, 1927 में अंग्रेज सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देने के लिए एक कमीशन बनाया। सर जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे, लेकिन उसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज, एक भी भारतीय नहीं। मतलब भारत के भविष्य का फैसला करेंगे और कोई भारतीय ही नहीं होगा? बिल्कुल। तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ पूरे देश में। जहां जहां कमीशन गया, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। हाँ, और उन्हीं चोटों की वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जी, लाला जी की मौत से देश में, खासकर नौजवानों में भारी गुस्सा था और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने
लाहौर में अंग्रेज पुलिस अफसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। हाँ, 8 अप्रैल 1929 को। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। उन्होंने जानबूझकर खाली जगह पर बम फेंके थे। साथ में पर्चे भी फेंके जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वो चाहते थे कि अंग्रेज सरकार और दुनिया का ध्यान भारत की गुलामी की तरफ जाए। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गिरफ्तारी दी। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा तो आज भी गूंजता है। बिल्कुल। उन्होंने अदालत को अपनी बात कहने का मंच बनाया। उधर कांग्रेस में भी अब बदलाव आ रहा था। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेटस मतलब पूरी आजादी नहीं। हाँ, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन। लेकिन कांग्रेस के युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अब इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पूरी आजादी चाहिए थी। और इसी मांग को लेकर फिर लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में। जी, रावी नदी के किनारे लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे युवा जवाहरलाल नेहरू। यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आजादी का प्रस्ताव पास किया गया और ये तय हुआ कि अब से हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अच्छा, तो हमारे गणतंत्र दिवस की जड़ें यहाँ से जुड़ी हैं। हाँ, कह सकते हैं। और जब अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज की मांग नहीं मानी, तो गांधी जी ने एक और बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी चीज से जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह। बिल्कुल। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने चुने हुए 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल निकले। मंजिल थी समुद्र तट पर बसा दांडी गांव, जो करीब 390 किलोमीटर दूर था। पैदल? इतना लंबा सफर? हाँ, 24 दिन तक वो चलते रहे। रास्ते में हजारों लोग उनसे जुड़ते गए। पूरी दुनिया की नजरें इस यात्रा पर थीं। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और वहां समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा। नमक ही क्यों चुना गांधी जी ने? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर आम आदमी, अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सबकी जरूरत थी और अंग्रेजों ने उस पर टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने इसे अन्याय का प्रतीक बनाया और ये कदम इतना असरदार हुआ कि पूरे देश में आंदोलन फैल गया। लोगों ने जगह जगह नमक बनाना शुरू कर दिया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तेज हो गया। शराब की दुकानों पे धरने दिए गए। लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने फिर दमन किया होगा जोरों से। बहुत ज्यादा। लाठीचार्ज, गोलियां, गांधी जी, नेहरू समेत लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन पे गोलियां चलाई गईं। और इसी बीच लंदन में वो गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे। हाँ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930, 1931 और 1932 में। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय नेता वहां आकर संवैधानिक सुधारों पर बात करें। कांग्रेस ने पहले का बहिष्कार किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तीनों सम्मेलनों में गए और उन्होंने वहां दलितों के अधिकारों का, खासकर अलग निर्वाचन मंडल का मुद्दा जोर शोर से उठाया। अंबेडकर और गांधी जी के बीच इस पर मतभेद भी हुए थे। हाँ, काफी गहरे मतभेद। गांधी जी अलग निर्वाचन मंडल के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की घोषणा की, तो गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। ओह, फिर आखिरकार अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, सितंबर 1932। इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की बात तो मान ली गई, लेकिन उसके बदले प्रांतीय विधान मंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। और उधर क्रांतिकारी आंदोलन का क्या हुआ? चंद्रशेखर आजाद? आंदोलन चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों का दमन भी बहुत ज्यादा था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब आजाद पार्क है, में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। उन्होंने आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी और पकड़े जाने के बजाय खुद को गोली मार ली। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव? उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। गांधी जी और वाइसराय इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था,
गांधी-इरविन पैक्ट, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए रोक दिया गया और कुछ राजनीतिक कैदी रिहा किए गए। लोगों को उम्मीद थी कि शायद भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। समझौते के कुछ ही दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। इस खबर से पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। ये सब बहुत उथल-पुथल वाला दौर था। बहुत ज्यादा। इसके बाद 1935 में अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इसने प्रांतों को कुछ हद तक स्वायत्तता दी, लेकिन केंद्र में अभी भी वायसराय का ही दबदबा था और इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ावा दिया। और फिर 1937 में चुनाव हुए। हाँ, प्रांतीय चुनाव। इनमें कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। लगा कि अब शायद कुछ बेहतर होगा, लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। हाँ, सितंबर 1939 में। और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना किसी भारतीय नेता से पूछे, बिना कांग्रेस सरकारों से सलाह किए, ये ऐलान कर दिया कि भारत भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल है। ये तो फिर वही बात हुई, बिना पूछे फैसला ले लिया। बिल्कुल। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक गुलाम देश किसी और की आजादी के लिए कैसे लड़ सकता है। जब अंग्रेजों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो अक्टूबर-नवंबर 1939 में कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। और मुस्लिम लीग ने इस पर खुशी मनाई। जिन्ना ने इसे मुक्ति दिवस, डिलीवरेंस डे के रूप में मनाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि उन्हें कांग्रेस के शासन से मुक्ति मिल गई। ओहो, मतलब दरार और गहरी हो गई। बहुत गहरी। और मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पहली बार खुलकर और साफ तौर पर मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास कर दिया। पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में। और उधर सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? वो तो कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे थे। हाँ, 1938 और 1939 में वो कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी और उनके बीच विचारों का मतभेद बढ़ता जा रहा था, खासकर इस बात पर कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का तरीका क्या हो। बोस चाहते थे कि अंग्रेजों की मजबूरी का फायदा उठाकर तुरंत एक बड़ा आंदोलन छिड़ा जाए। गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। तो बोस ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन वो अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकले। हाँ, ये तो बड़ी मशहूर कहानी है। जनवरी 1941 में। बिल्कुल। वो भेष बदलकर घर से निकले, पेशावर, काबुल, मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने हिटलर से भी मुलाकात की। उनका मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। हाँ, पहले जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया। फिर वो एक जर्मन पनडुब्बी से बेहद खतरनाक सफर करके जापान पहुंचे। वहां रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह जैसे लोगों ने पहले ही युद्धबंदियों को लेकर एक फौज बनाने की कोशिश की थी। बोस ने उसे पुनर्गठित किया, नई जान फूकी और आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA को खड़ा किया और नारा दिया, चलो दिल्ली। तो एक तरफ देश के अंदर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे और दूसरी तरफ देश के बाहर सुभाष बोस अपनी फौज तैयार कर रहे थे। जी, दो अलग अलग रास्ते, मगर मंजिल एक, भारत की आजादी। इसी बीच युद्ध में जापान तेजी से आगे बढ़ रहा था और अंग्रेजों पर दबाव था। भारत का सहयोग पाने के लिए उन्होंने मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने क्या कहा? उसने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और अपना संविधान बनाने की इजाजत होगी। लेकिन उसने पाकिस्तान की मांग को भी एक तरह से हवा दे दी। कांग्रेस और लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। मतलब ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी हो। हाँ, जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो गांधी जी को लगा कि अब अंग्रेजों पर आखिरी और सबसे जोरदार चोट करने का वक्त आ गया है। और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अगस्त 1942। बिल्कुल। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहीं गांधी जी ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया और अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया और देशवासियों से कहा, करो या मरो। करो या मरो, इसका क्या मतलब था? मतलब या तो आजादी हासिल करो या इस कोशिश में अपनी जान दे दो। अब और इंतजार नहीं करना है। और फिर क्या हुआ? अंग्रेज सरकार तैयार बैठी थी। अगली सुबह 9 अगस्त को गांधी जी समेत कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। नेता ही नहीं रहे तो आंदोलन कैसे चला? यही इस आंदोलन की खास बात थी।
नेता जेल में थे, लेकिन जनता खुद उठ खड़ी हुई। ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को दिशा देने की कोशिश की। उषा मेहता जैसी महिला ने छिपकर कांग्रेस रेडियो चलाया। और यह आंदोलन हिंसक भी हुआ था। हाँ, कई जगहों पर। क्योंकि नेतृत्व नहीं था तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकारी दफ्तरों पर हमले हुए, थानों में आग लगाई गई, रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं, टेलीफोन के तार काट दिए गए। कुछ जगहों पर तो लोगों ने अंग्रेजी राज खत्म करके अपनी राष्ट्रीय सरकार भी बना ली थी, जैसे सतारा में और बलिया में। अंग्रेजों ने इसे कैसे दबाया? बहुत बेरहमी से। गोलीबारी, लाठीचार्ज, हवाई जहाजों से भी गोलियां बरसाई गई। 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, हजारों लोग मारे गए। आंदोलन को पूरी तरह कुचल दिया गया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का साथ दिया था? नहीं, ये एक और ध्यान देने वाली बात है। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। जिन्ना ने मुसलमानों से इसमें शामिल न होने को कहा। सावरकर ने तो हिंदुओं से कहा कि वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हों और युद्ध में अंग्रेजों की मदद करें। अच्छा, ये तो बड़ी अलग बात है। हाँ, और उधर आज़ाद हिंद फौज, नेताजी क्या कर रहे थे? 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे और वहां उन्होंने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार बनाई। कई देशों ने उसे मान्यता भी दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कंट्रोल इस सरकार को सौंप दिया, जिनका नाम नेताजी ने शहीद और स्वराज द्वीप रखा। वाह! 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता? ये संबोधन नेताजी ने दिया था? जी। फिर 1944 में आईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा पर हमला किया। वो इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गए थे। भारत की धरती पर तिरंगा भी फहराया। एक समय लगा कि शायद वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन फिर खराब मौसम, मानसून की बारिश, सप्लाई की भयानक कमी और उधर युद्ध में जापान की हालत पतली होने लगी। इन सब वजहों से उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये आईएनए के लिए एक बड़ा झटका था। और फिर अगस्त 1945 में नेताजी के हवाई हादसे की खबर आई। हाँ, कहा जाता है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस पर आज भी कई तरह के मतभेद और रहस्य बने हुए हैं। युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में क्या माहौल था? माहौल बहुत तेजी से बदल रहा था। ब्रिटेन में चुनाव हुए और लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसके नेता क्लेमेंट एटली थे। लेबर पार्टी भारत को आजादी देने के पक्ष में थी, सैद्धांतिक रूप से। अच्छा। उधर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। फिर जब आईएनए के पकड़े गए सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, शहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर, तो उनके समर्थन में पूरे देश में जबरदस्त लहर उठी। लोगों को लगा कि ये हमारे हीरो हैं, इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। हाँ, आईएनए ट्रायल्स का बहुत जिक्र होता है। ये विद्रोह कराची और कलकत्ता तक फैल गया। ये अंग्रेजों के लिए आखिरी संकेत था। उन्हें समझ आ गया कि अब वो भारतीय सेना पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। तो अब अंग्रेज जाने की तैयारी करने लगे। हाँ, 1946 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को सामान्य सीटों पर भारी जीत मिली। ज्यादातर प्रांतों में उनकी सरकार बनी। लेकिन जो सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं, उन पर मुस्लिम लीग को जबरदस्त कामयाबी मिली, खासकर बंगाल और सिंध जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिन्ना अब ये दावा कर सकते थे कि वही भारत के मुसलमानों के अकेले नुमाइंदे हैं। उनकी राजनीतिक ताकत बहुत बढ़ गई और पाकिस्तान की मांग और ज्यादा मजबूत हो गई। तो अब बंटवारे की बात और तेज हो गई होगी। बिल्कुल। इसी मुश्किल हालात में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक दल भारत भेजा, कैबिनेट मिशन। इसका काम था भारत में सत्ता कैसे सौंपी जाए, इसकी योजना बनाना और अंतरिम सरकार बनवाना। कैबिनेट मिशन ने क्या योजना दी? मिशन ने भारत को एकजुट रखने की एक आखिरी बहुत जटिल कोशिश की। उन्होंने एक ऐसी योजना दी जिसमें भारत एक ढीला ढाला संघ होता। केंद्र सरकार बहुत कमजोर होती, उसके पास सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषय होते। बाकी सारे अधिकार प्रांतों के पास होते। और प्रांतों का क्या? प्रांतों को 3 ग्रुप में बांटा गया था। ग्रुप ए हिंदू बहुल प्रांत, ग्रुप बी उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांत, पंजाब, सिंध, NWFP, और ग्रुप सी उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुल प्रांत, बंगाल, असम।
प्रांतों को ये आज़ादी थी कि वो चाहें तो अपने ग्रुप का अलग संविधान बना सकते थे और 10 साल बाद संघ से अलग भी हो सकते थे। ये तो बहुत उलझी हुई योजना लग रही है। थी, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग को ये उम्मीद दिखी कि ग्रुप बी और सी मिलकर एक तरह से पाकिस्तान की शक्ल ले लेंगे। इसलिए जिन्ना ने थोड़ी नानुकुर के बाद इस योजना को मान लिया। कांग्रेस भी शुरू में हिचकिचाई, खासकर ग्रुपिंग वाले हिस्से पर, लेकिन बाद में वो भी संविधान सभा में शामिल होने पर राजी हो गई। एक पल को लगा कि शायद बंटवारा टल जाएगा। लेकिन फिर कुछ हुआ, बात बिगड़ गई। हाँ, बात बिगड़ गई। जुलाई 1946 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कह दिया कि कांग्रेस संविधान सभा में जाने के लिए आज़ाद है, वो किसी समझौते से बंधी नहीं है और वो चाहे तो कैबिनेट मिशन योजना में बदलाव भी कर सकती है। ओह, ये तो बड़ी बात कह दी उन्होंने। बहुत बड़ी। जिन्ना इस बयान से भड़क गए। उन्हें लगा कि नेहरू ने धोखा दिया है। उन्हें डर हो गया कि संविधान सभा में कांग्रेस अपने बहुमत के दम पर पूरी योजना बदल देगी और मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने फौरन कैबिनेट मिशन योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया और फिर उन्होंने ऐलान किया कि अब मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान की मांग को मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन यानी सीधी कार्रवाई करेगी। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। हाँ, जिन्ना ने कहा था या तो भारत विभाजित होगा या नष्ट हो जाएगा। और 16 अगस्त को कलकत्ता में जो हुआ वो भयानक था। कलकत्ता में उस वक्त मुस्लिम लीग की सरकार थी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी मुख्यमंत्री थे। उनके संरक्षण में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हजारों लोग, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे, मारे गए। सड़कों पर लाशें बिछ गई। हे भगवान। कलकत्ता के बाद हिंसा की आग नोआखाली, जो तब पूर्वी बंगाल में था, अब बांग्लादेश में है, पहुंची। वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फिर बदले की कार्रवाई में बिहार में मुसलमानों के खिलाफ भयानक दंगे हुए। गांधी जी उस वक्त अकेले इंसान थे जो शांति की अपील करते हुए दंगाग्रस्त नोआखाली के गांवों में पैदल घूम रहे थे। देश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। इसी दंगों के बीच में अंतरिम सरकार भी बनी थी। नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। हाँ, 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। शुरू में लीग इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन वायसराय के दबाव डालने पर अक्टूबर में वो शामिल हो गई। लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने, लेकिन कांग्रेस और लीग के मंत्रियों में सहयोग नामुमकिन था। लीग के मंत्री हर काम में अड़ंगा डालते थे। तो मतलब साथ मिलकर सरकार चलाना मुश्किल हो गया था, नामुमकिन हो गया था। नेहरू और खासकर सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे, उन्हें अब यकीन हो गया था कि जिन्ना और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर एक सरकार चलाना संभव नहीं है। देश को और खून खराबे से बचाने के लिए बंटवारा अब उन्हें कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई लगने लगा था। लेकिन गांधी जी, वो तो आखिर तक बंटवारे के खिलाफ थे। बिल्कुल, वो विभाजन के सख्त खिलाफ थे। जब मार्च 1947 में आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, तो गांधी जी ने उनसे यहां तक कहा कि देश को टूटने से बचाने के लिए आप जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बना दीजिए। जिन्ना को प्रधानमंत्री? हाँ, लेकिन नेहरू, पटेल और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज्यादातर सदस्य इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। तो माउंटबेटन ने फिर क्या किया? माउंटबेटन को भेजा ही इसलिए गया था कि जल्दी से जल्दी सत्ता सौंपकर यहां से निकला जाए। उन्होंने तेजी से सबसे बात की। नेहरू, पटेल, जिन्ना, गांधी जी। जिन्ना पाकिस्तान पर अड़े रहे। नेहरू, पटेल अब विभाजन के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। तो माउंटबेटन ने एक योजना बनाई जिसे माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान कहते हैं। इसमें क्या था? इसमें साफ तौर पर भारत के बंटवारे की बात थी। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनेंगे। पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा होगा, क्योंकि वहां हिंदू और मुस्लिम आबादी मिली जुली थी। रियासतों को छूट होगी कि वो भारत या पाकिस्तान में मिलें या आजाद रहें। और इस योजना को सबने मान लिया? हाँ, मजबूरी में ही सही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया। और फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जी, आधी रात को, जब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठा। नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आजादी तो मिली, लेकिन एक बहुत भारी कीमत चुकाकर। हाँ, वो बंटवारे का दर्द, जो दंगे हुए, उनमें लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर इधर से उधर जाना पड़ा। इतिहास का शायद सबसे बड़ा विस्थापन था वो। बिल्कुल, वो जख्म इतने गहरे थे कि शायद आज भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। औरतों पर जो जुल्म हुए वो तो अकथनीय हैं। तो ये था हमारा सफर, व्यापार करने आए विदेशियों का शासक बन जाना, फिर उनके खिलाफ सालों तक चली लंबी लड़ाई, कभी नरम, कभी गरम, कभी क्रांतिकारी,
कभी अहिंसक सत्याग्रह, कभी फौज बनाकर और अंत में आज़ादी, लेकिन साथ में बंटवारे का वो भयानक दर्द। हाँ, हमने देखा कि इस पूरी लड़ाई में कितने अलग-अलग रास्ते अपनाए गए। नरम दल की संवैधानिक मांगें थीं, गरम दल का उग्र विरोध था, क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष था, गांधी जी का अनोखा अहिंसक सत्याग्रह था और नेताजी की सैन्य कार्रवाई का प्रयास भी था। हर रास्ते का अपना महत्व था, अपनी भूमिका थी, लेकिन उनके बीच मतभेद भी थे, टकराव भी थे। ये कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है, बहुत जटिल है। ये तो साफ है कि आज़ादी बहुत मुश्किलों, कुर्बानियों और दर्द के बाद मिली। अनगिनत लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो आखिर में इससे हम क्या समझ सकते हैं? क्या सोचने वाली बात है? सोचने वाली बात यही है कि क्या इतिहास का रुख कुछ और हो सकता था। मान लीजिए अगर कैबिनेट मिशन योजना कामयाब हो जाती, या अगर नेहरू वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान ना देते, या फिर जैसा गांधी जी ने कहा था, अगर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की बात मान ली जाती, तो क्या होता? क्या बंटवारा टाला जा सकता था? क्या आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नक्शा कुछ और होता? शायद हाँ, शायद नहीं, कौन जानता है। लेकिन इन क्या होता अगर वाले सवालों पर सोचना जरूरी है। इतिहास को सिर्फ जानना काफी नहीं है, उससे सीखना भी जरूरी है।